हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं केमिस्ट्री मेंटोर संदीप जहांगीर पारस एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। अपन पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी थी जिसमें अपन ने 2013 का 20 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। अब 21 से 40 क्वेश्चन अपन आज सॉल्व आउट करेंगे, जिसमें अपना फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा एस्प्रिन है। एस्प्रिन है तो एस्प्रिन एक प्रकार की क्या होती है बेटा, ये एक प्रकार से मेडिसिन है, ओके, औषधि है एक प्रकार से। और ये एक प्रकार से अपन ऐसे बोल सकते हैं कि एस्प्रिन जो बनता है बेटा वो फॉर्म होता है अपने पास इस तरीके से, बेंजोइक एसिड होता है और एसिटाइल क्लोराइड, यानी कि एक प्रकार से इसमें 2 एसिटोक्सी CH3, ठीक है ना, 2 एसिटोक्सी बेंजोइक अम्ल, या इसको अपन एसिटाइल बोल सकते हैं। इसको एसिटाइल है और ये एक प्रकार से कौन सा होता है बेटा, सैलिसिलिक अम्ल। तो अपन कह सकते हैं कि एस्प्रिन जो है उसका जो IUPAC नेम है या उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपन देखें तो इसमें एसिटाइल सैलिसाइलेट ये नहीं हो सकता, फिनाइल सैलिसाइलेट नहीं हो सकता, एसिटाइल यानी कि इस ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, एसिटाइल। और फिर इस सैलिसिलिक अम्ल, तो ये जो अम्ल होता है इसको अपन सैलिसिलिक अम्ल जो है वो फॉर्म होता है। तो अपन सैलिसिलिक अम्ल जो है वो इस तरीके से फॉर्म होता है बेटा, यानी कि इसमें अपन कह सकते हैं कि ये अपने पास OH था और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। अब इसकी जब रिएक्शन करवाते हैं तब इसमें एसिटाइल ग्रुप अगर ऐड कर देते हैं अपन, ठीक है ना। तो अब जो अगर इसका आंसर अपन देखें तो उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल, ओके। इसको अपन 2 एसिटोक्सी बेंजोइक अम्ल भी कह सकते हैं, यानी कि अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, 2 एसिटोक्सी बेंजोइक अम्ल, ओके। तो ये IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंग है क्वेश्चन। नेक्स्ट अपने पास है बेटा फिनोल तथा बेंजोइक अम्ल में विभेदन हेतु प्रयुक्त अभिकर्मक है। तो अगर आपके पास बेंजोइक यानी कि एसिड आ गया तो एसिड में आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें जो बेंजोइक अम्ल है और फिनोल है उसको आप आसानी से किसके अकॉर्डिंग आप इसको विभेदित कर सकते हो, उदासीन FeCl3 विलयन से। एक चीज और है इसमें, अगर आपको बात करनी हो तो आप सोडियम बाइकार्बोनेट से भी इसका विभेदन किया जा सकता है। तो दूसरा ऑप्शन अगर ये भी होता सोडियम बाइकार्बोनेट तो भी आपका सही होता कि फिनोल और बेंजोइक अम्ल में विभेदन के लिए आपको कौन सा आंसर है, फर्स्ट, ओके। नेक्स्ट है बेटा रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है एक, और इस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर आपको दे रखा है बेटा C6H5NH2, यानी कि इसको अपन बोलते हैं बेटा एनिलीन। तो ये एनिलीन है और इसकी रिएक्शन आपको करवानी है किसके साथ, NaNO2 प्लस HCl, इसको अपन नाइट्रस एसिड बोलते हैं। यानी कि ये जो NaNO2 है, NaNO2 प्लस HCl ये फॉर्म होता है, ताजा बनाना पड़ता है इसको, और ये फॉर्म होता है बेटा HNO2, और HNO2 जो है इसको अपन बोलते हैं नाइट्रस एसिड। यानी कि एनिलीन की रिएक्शन अपन को नाइट्रस एसिड की प्रेजेंस में करवाना है, और 278 केल्विन लिख रखा है, यानी कि ये टेम्परेचर है। अब इस टेम्परेचर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 273 से 278 केल्विन, यानी कि 273 से 278 केल्विन बोल दो या 025 केल्विन। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एनिलीन की रिएक्शन जब भी अपन इसके साथ करवाएंगे तो अपने को क्या प्राप्त होगा, ए की वैल्यू जो है वो अपने पास क्या आएगी बेटा, ये आएगी इसमें इस तरीके से N2Cl, ओके। इसको अपन क्या नाम देते हैं, इसको अपन बोलते हैं बेटा BDC, इसका नाम होता है BDC यानी कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो इस BDC की रिएक्शन अगर अपन CuCN2 से करवाते हैं तो BDC की किसी के साथ भी अगर अपन रिएक्शन करवाते हैं तो आपको इसका पूरा ग्रुप अगर रिमूव करके और जिस की रिएक्शन करवा रहे हैं उसका जो नेगेटिव पार्ट है उसको ऐड कर दो। अब जैसे इसकी अगर अपन बात करें तो Cu2CN2 है, उसके अंदर नेगेटिव पार्ट कौन है बेटा, Cn, तो आप डायरेक्टली इसमें अटैच कर सकते हो Cn, तो इसमें क्या फॉर्म हो जाएगा, Cn को अपन बोलते हैं नाइट्राइल। नाइट्राइल IUPAC के अकॉर्डिंग, वैसे तो साइनाइड बोल सकते हैं लेकिन IUPAC में आजकल इसका नाम अपन क्या बोलते हैं, नाइट्राइल। तो आप देख सकते हैं कि Cn जो नाइट्राइल है अगर वो ऐड होता है तो इसको अपन क्या बोल देंगे, इस तरीके से दूसरा जो अपना प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो गया Cn, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये तो हो गया BDC यानी कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और ये जो दूसरा उत्पाद है वो अपने को क्या प्राप्त हो गया है, बेंजीन नाइट्राइल। तो अपन कह सकते हैं
कि इसमें जो अपना आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, बेंजीन डाइक्लोराइड एवं बेंजीन नाइट्राइल। ये बेंजीन नाइट्राइल है बेटा, ठीक है, बेंजीन नाइट्राइल। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, रासायनिक अभिक्रिया C2H5OH और H2SO4 उत्पाद में किसी भी परिस्थिति में कौन सा उत्पाद प्राप्त नहीं हो सकता। तो अपन कह सकते हैं कि एथिल हाइड्रोजन सल्फेट हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें से वाटर का अगर रिमूव हो जाएगा तो आप देख सकते हो कि इसमें किसका फॉर्मेशन हो सकता है, हाइड्रोजन सल्फेट का। तो ये अपना सही है। फिर दूसरा एसिटिलीन, तो इसमें कभी भी ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। अब ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा कि उत्पाद प्राप्त नहीं हो सकता। तो अपना जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा बेटा, सेकंड, क्योंकि ये तो बनता है। फिर एथिलीन की अगर बात करें तो वो भी फॉर्म हो सकता है। नेक्स्ट डाई एथिल ईथर की बात करें कि C2H5 है, देख सकते हो आप C2H5OH से अगर अपन टेम्परेचर को चेंज कर लें, यानी कि ये H2SO4 है, ये 443 केल्विन या 413 केल्विन पे अगर अपन बात करें तो एक में अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, इसमें एथिलीन, और एक में क्या प्राप्त हो जाएगा बेटा, एक प्रकार से किसी भी परिस्थिति में अपन देखें तो इससे एथिलीन भी फॉर्म हो सकता है, इससे अपने ईथर भी फॉर्म हो सकता है, और एथिल हाइड्रोजन सल्फेट भी फॉर्म हो सकता है, लेकिन कौन नहीं हो सकता, एसिटिलीन। ओके, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, एसिटिलीन। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो अपने पास क्वेश्चन है बेटा, यौगिक ए के ओजोनीकरण से समान मात्रा में एसीटोन तथा प्रोपेनएल्डिहाइड प्राप्त होता है, तो यौगिक कौन सा है। तो एसीटोन अगर प्राप्त होता है तो आपको पता है कि ये अपने पास एल्किन है, और एल्किन में एक तरफ अगर एसीटोन प्राप्त होता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस प्रकार का होगा। ये अपने एक तरफ दोनों एल्किल ग्रुप अगर ऐड करेंगे। दूसरा अपने को ये पूछा है कि प्रोपोनेल्डिहाइड प्राप्त होता है, तो प्रोपोनेल्डिहाइड अगर प्राप्त होता है तो अपन देख सकते हैं कि प्रोपोनेल्डिहाइड में इस तरीके से ये प्रोपोनेल्डिहाइड हो जाएगा। अगर यहां से अगर अपन बॉन्ड को ब्रेक डाउन करें, ओजोनी अपघटन करें, तो ये अपने को प्राप्त हो जाएगा CH3 CH3 और डबल बॉन्ड O प्लस प्रोपोनेल्डिहाइड, तो ये CCC और ये इस तरीके से। ओके, ये प्रोपेनेल्डिहाइड है। तो आप देख सकते हो इसका IUPAC नाम अगर अपन करें तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और फिर 2 पे क्या जुड़ा हुआ है बेटा, मेथिल, और फिर 2 मेथिल है, और पेंटीन कितने कार्बन है, 5, तो पेंट बोल सकते हैं, और सेकंड पे डबल बॉन्ड है तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, 2 मेथिल 2 पेंटीन, 2 मेथिल 2 पेंटीन। तो इसका जो आंसर है वो अपने पास हो जाएगा 2 मेथिल 2 पेंटीन, 2 मेथिल 2 पेंटीन। कैसे पता चला, तो याद रखना बेटा, डबल बॉन्ड लिखकर आप इसमें इस तरीके से हिंट को यूज करना कि इसमें एक दोनों तरफ आप ऑक्सीजन ऐड कर दें, तो ये एक ओजोनी अपघटन है। ओजोनी अपघटन यानी कि ओजोनीकरण है, वो आपको ओजोन की प्रेजेंस में करवाना होता है। तो इसकी डायरेक्ट हिंट ये है कि जो कार्बन कार्बन लिख के आप इसमें ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग आप इसको विघटन करें, और बाद में जो आपको उत्पाद चाहिए उसको इन दोनों कार्बन पे अटैच कर दें। तो मेरे को एक तो क्या चाहिए था, एसीटोन, तो एसीटोन का फॉर्मूला मेरे को पता है कि ये क्या होता है, CH3। अगर ये ऐड होगा, ये इसको विघटन करेंगे तो ये एक प्रकार से किसका निर्माण हो गया, एसीटोन का, और दूसरा किसका प्राप्त हो जाएगा बेटा, प्रोपेनेल्डिहाइड का। ओके, तो इस तरीके से अपने आंसर 2 मेथिल 2 पेंटीन। नेक्स्ट है बेटा अपने पास नियोपेंटेन। अब नियोपेंटेन क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए, नियोपेंटेन का फॉर्मूला अपने पास 5 कार्बन होते हैं। ओके, और इस तरीके से यानी कि 4 डिग्री के अकॉर्डिंग ये जुड़ा होता है, तो ये नियोपेंटेन है। ओके, अब इस नियोपेंटेन का अगर अपन बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3, तो ये 2 डाइमेथिल, और कितने कार्बन है, 3, तो 2 डाइमेथिल, यहाँ पे तो ब्यूटेन है, 2 डाइमेथिल, यहाँ पे क्या हो गया, प्रोपेन, तो 3 कार्बन है तो प्रोपेन बोलते हैं। तो अपना जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा बेटा, 4th। ओके, तो इस तरीके से अपन इसका IUPAC नेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें बेटा तो अपने पास है, इनमें से कौन सा सबसे प्रबल क्षार है। अब प्रबल क्षार आपको पता होना चाहिए, प्रबल क्षार जो है
तो आपको पहले ये भी पता होना चाहिए कि अपने जो भी फंक्शन ग्रुप है उसमें ज्यादातर कौन सा अपने क्षारीय प्रकृति का होता है, तो एमीन। तो ये जो एमीन है, इस एमीन में भी आपको पता होना चाहिए बेटा कि एमीन जो है वो प्लस आई इफेक्ट, जिसका जितना ज्यादा होगा प्लस आई इफेक्ट, उस ये क्षारीय सामर्थ्य के उतना ही क्या होता है, प्रोपोर्शनल होगा। जितना प्लस आई इफेक्ट है तो क्षारीयता भी उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अपन कह सकते हैं कि इसमें क्षारीयता देखें तो अपना पहला आंसर क्या है, ट्राइमेथिलेमीन। तो ये ट्राइमेथिलेमीन है, CH3 CH3 CH3। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो डाइमेथिलेमीन है, फिर एनिलीन है, मेथिलेमीन है। तो आप इसमें देख सकते हो कि तीनों तरफ ही क्या है, एक प्रकार से ये प्लस आई ग्रुप ऐड हो रखा है। अब ये प्लस आई ग्रुप अगर ऐड हो रखा है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। प्लस आई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये अगर ऐड हो रखा है तो ये अपने इस पे पहले से लोन पेयर है, और आपको पता है कि क्षार वो होगा जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो ये भी अपने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसको डोनेट कर रहे हैं, और पहले से इसके पास है, तो इसमें सबसे ज्यादा क्या हो जाएगी, क्षारीयता हो जाएगी। इसलिए अपना जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा बेटा, फर्स्ट, ट्राइमेथिल एमीन। नेक्स्ट अगर अपन बात करें बेटा, तो नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, एमीन किस प्रकार की समयता प्रदर्शित करते हैं। तो आपको जैसे ये एमीन लिख रखा है, ये इस तरीके से एमीन है। मान लो ये लिखा मैंने ब्यूटेन एमीन। इसको मैं और क्या लिख सकता हूं कि ये 1 डिग्री एमीन है, और 1 डिग्री एमीन है तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि ये इस तरीके से, तो ये 2 डिग्री एमीन हो गया। मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि इसमें N C और C इस तरीके से, ठीक है। तो ये 3 डिग्री एमीन हो गया। तो आप देख सकते हो कि इसमें श्रृंखला भी चेंज हो रही है। ये 4 कार्बन की थी, फिर 2 कार्बन की हो गई, फिर तो ये 4 और ये 2 कार्बन के, इसका मतलब ये भी आपस में एक प्रकार से कौन सी समयता हो सकती है, श्रृंखला। स्थिति में भी आप चेंज कर सकते हो कि ये जैसे इसमें स्थिति कैसे चेंज है, ये 1 पे जुड़ा हुआ है, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, तो आप इसको यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो, तो स्थिति भी चेंज हो सकती है। और मध्य वेवता का मतलब क्या है कि ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन आपस में क्या शो करते हैं, मध्य वेवता। यानी कि जब नाइट्रोजन अलग अलग कार्बन के समूह के साथ अगर जुड़ा हो इस तरीके से, यहाँ पे 2 है, फिर ये 2 है, इधर 2 है, फिर 1 है, तो इस तरीके से इस समयता को अपन क्या बोलते हैं, मध्य वेवता। तो आप देख सकते हैं कि इसमें श्रृंखला भी मिल रही है, स्थिति भी मिल रही है, मध्य वेवता भी मिल रही है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अगर अपन बात करें बेटा, तो निम्न में से कौन सी प्रजाति ऋणावेशित है। तो ऋणावेशित आपको पता है कि एक जैसे ये कार्बन है, कार्बन पे अगर नेगेटिव है तो आपको इसको क्या बोलते हो बेटा, कार्बेनियन, कार्बेनियन आयन बोलते हो, ठीक है, आयन। या फिर इसको कार्ब एनाइन भी लिखा हुआ मिल सकता है, कार्ब एनाइन, ठीक है। अब ये कार्ब एनाइन है तो इसके अंदर टोटल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बेटा कितने होते हैं, 8, ओके। और ये एक प्रकार से जो कार्ब एनाइन है वो लोन पेयर, या अपन कह सकते हैं कि ये नेगेटिव जो पार्ट है वो लोन पेयर के अकॉर्डिंग है। तो इसमें टोटल जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 8। तो इसका अष्टक क्या होता है, पूर्ण होता है, अष्टक पूर्ण होता है इसका, ठीक है, कार्ब एनाइन का। तो अपन इसमें लिख सकते हैं कि कौन सी प्रजाति ऋणावेशित होती है, तो कार्बोनियम, इसको तो अपन क्या बोलते हैं, कार्बन प्लस, इस तरीके से, ओके। और कार्बेनियन है तो यानी कि नेगेटिव हो गया, मुक्त मूलक है तो इस तरीके से एक डॉटेड, यानी कि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओके। तो इस तरीके से अपने पास जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट अगर अपन बात करें बेटा, तो संश्लेषित पेट्रोल बनाने की विधि क्या कहलाती है। तो संश्लेषित पेट्रोल बनाने की जो विधि है, संश्लेषित पेट्रोल बनाने की, ये एक लर्न बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। तो संश्लेषित पेट्रोल बनाने की जो विधि होती है उसको अपन बोलते हैं बर्जियस विधि, ओके। तो ये लर्न करना है आपको कि पेट्रोल बनाने की कौन सी विधि का यूज किया जाता है। तो संश्लेषित पेट्रोल बनाने के लिए तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बर्जियस विधि, ओके। नेक्स्ट अगर अपन बात करें बेटा, मेथेन क्लोरीन के आधिक्य में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कर बनाती है। तो आपके पास ये मेथेन है और सूर्य प्रकाश यानी कि H की उपस्थिति है और ये आधिक्य है, सूर्य का प्रकाश है। तो आधिक्य में अगर अपन ने लिया तो पहले क्या होगा कि अपन आधिक्य में क्लोरीन से रिएक्शन करवा रहे हैं,
तो Cl2 में करवाएंगे तो ये क्या फॉर्म होगा, CH3Cl। फिर अगर और अब आधिक्य में ले रहे हैं अपन क्लोरीन को भी, क्लोरीन को आधिक्य में ले रहे हैं, तो अब इसमें भी और क्या फॉर्म हो सकता है, CH2Cl2। और अपने एक बार और करवाएंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा बेटा, CHCl3। और एक बार और अगर अपन H की प्रेजेंस में Cl2 से करवाएंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, CCl4। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि मेथेन का अगर क्लोरीन के आधिक्य में सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अगर अपन करवाते हैं तो ऑल ओवर जो प्रोडक्ट तो सभी बनेंगे, लेकिन क्रियाकर लास्ट में जो उत्पाद प्राप्त होता है आधिक्य के अंदर, तब आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, फोर्थ, CCl4। ये एक प्रकार से मुक्त मूलक हेलोजनीकरण अभिक्रिया होती है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। ओके, नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है बेटा, ये भी एक लर्न बेस्ड क्वेश्चन है। निर्जलीकरण हेतु प्रयुक्त अभिकर्मक है। निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है, जिसमें H2O का वो क्या कर सके बेटा, रिमूव कर सके, H2O को हटा सके। तो H2O का रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए आपको निर्जलीकरण अभिक्रिया करवानी होती है। और निर्जलीकरण अभिक्रिया के लिए जो पदार्थ यूज होते हैं, जो अभिकर्मक यूज होते हैं, इसका अपन बोलते हैं निर्जलीक कारक। ओके, अब ये जो निर्जलीक कारक है वो कौन कौन से होते हैं, तो एक अपन यूज कर सकते हैं सांद्र H2SO4, P2O5 और Al2O3। तो अपना जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा बेटा, सभी। ओके, तो अपना जो आंसर है वो कौन सा होगा, उपरोक्त सभी। ओके, जिसमें अपन सभी यूज कर सकते हैं, सांद्र H2SO4 और P2O5, Al2O3। ओके, तो नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है बेटा, गिरनार अभिकर्मक वह कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये अपने पास गिरनार अभिकर्मक है, RMgX। आपको पता होना चाहिए R पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव होता है। और CO2 की जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरीके से होती है। तो आप देख सकते हो कि इसके अनुवादी संरचना अपन बनाएंगे तो इस पे पॉजिटिव होता है और इस पे क्या हो जाता है बेटा, नेगेटिव। तो इसमें Mg पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव वाले के साथ ऐड होगा। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि ये O, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं कि ये कार्बन के साथ क्या ऐड हो जाएगा, R, और इसके साथ क्या ऐड हो जाएगा बेटा, MgX। ओके, और फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे। हाइड्रोलाइसिस अगर अपन करते हैं तो अपने को यहां से नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो इसके साथ क्या ऐड हो जाएगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं इसको OCR और OH। तो इसको अपन क्या नाम दे रहे हैं, ये RCOOH, यानी कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण हो गया। तो अपना जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा बेटा, सेकंड। ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो लिख रखा है शुष्क ZnCl2 एवं सांद्र HCl का मिश्रण कहलाता है। तो ये भी एक क्या है बेटा, लर्न बेस्ड क्वेश्चन है। अभिकर्मक का नाम आपको पता होना चाहिए कि शुष्क ZnCl2 और सांद्र HCl जो है वो क्या काम आता है, तो उसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है बेटा लुकास अभिकर्मक। लुकास रिएजेंट बोलते हैं इसको, ठीक है, लुकास अभिकर्मक। जो क्या काम आता है, वो एल्कोहल के विभेदन में काम आता है ये अभिकर्मक। और अपन इससे क्या फॉर्म कर सकते हैं, एक प्रकार से एल्किल हैलाइड का भी निर्माण किया जा सकता है एल्कोहल के द्वारा। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि शुष्क ZnCl2 और सांद्र HCl का मिश्रण क्या कहलाता है। तो इसका आंसर क्या होता है बेटा, लुकास अभिकर्मक। ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो अपने पास है बेटा फिनोल क्लोरोफॉर्म तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के मध्य अभिक्रिया कहलाती है। तो आपको ये पिछले PYQ सीरीज के अंदर अपन ने पढ़ा था इसको। ये फिनोल है अपने पास, इसकी रिएक्शन बेटा क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3 के साथ करवाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस यूज करते हैं। अगर अपन करवाते हैं तो इसमें बेंजेल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है बेटा। किसका फॉर्मेशन हो जाता है, एक प्रकार से बेंजेल्डिहाइड का। ओके, सैलिसैल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड नहीं बेटा, सैलिसैल्डिहाइड, ठीक है ना, यानी कि ये OH है और ये इस तरीके से इसमें, इसको बोलते हैं सैलिसैल्डिहाइड। और इसमें फॉर्मिल ग्रुप बोलते हैं इस एल्डिहाइड को, तो इसलिए फॉर्मिलीकरण अभिक्रिया भी कहलाती है। ये फॉर्मिलीकरण अभिक्रिया होती है, लेकिन इसका एक ग्रुप होता है, एक फॉर्मिलीकरण होता है, एक होता है कार्बोक्सिलीकरण। ओके, कार्बोक्सिलीकरण, तो एक फॉर्मिलीकरण और एक कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया होती है, जिसमें फॉर्मिलीकरण में सैलिसैल्डिहाइड का निर्माण होता है और कार्बोक्सिलीकरण में एसिड का यानी कि सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण होता है। और इन दोनों को अपन एक नाम देते हैं क्या, राइमर टिमान अभिक्रिया। ओके, तो अपना जो आंसर है बेटा, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, राइमर
टिमान। तो इसमें रिमेन-टिमेन लिखा हुआ है, तो आप इसका आंसर याद रखना, इसको अपन ऐसे लिखते हैं, राइमर-टिमान अभिक्रिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है बेटा, हेल-वोलार्ड-ज़िलेंस्की अभिक्रिया से बनता है। तो हेल-वोलार्ड-ज़िलेंस्की HVZ अभिक्रिया होती है। ये एक प्रकार से एसिड की अभिक्रिया है। एसिड के अंदर आपको हेलोजनीकरण करवाना होता है, ठीक है ना। रेड फास्फोरस प्लस X2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, और इसके अंदर जो बीटा जो कार्बन है, हाइड्रोजन है, वो हटके और उसमें हेलोजन का हो जाता है एडिशन। तो इस तरीके से इसमें आपको ध्यान में रखना है। जैसे अपने पास इस तरीके से है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। अब यहां पे रेड फास्फोरस और अपने पास हेलोजन की रिएक्शन करवाएंगे तो हाइड्रोजन हटेगा, और इसमें किसका निर्माण हो जाता है बेटा, CH3 CH। और रेड फास्फोरस, इसमें भी अपन ज्यादातर किसका यूज करते हैं बेटा, ब्रोमीन का, ठीक है ना। तो यहाँ पे ब्रोमीन ऐड हो जाता है, ये C डबल बॉन्ड O OH। ओके, तो इसमें एक प्रकार से हेलोजन युक्त यौगिक का निर्माण होता है, तो आपको इसमें उत्पाद का ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है बेटा, नाइट्रोबेंजीन के वैद्युत अपघटनी अपचयन से प्राप्त होता है। तो अपने पास नाइट्रोबेंजीन है, ये नाइट्रोबेंजीन है, और इसका वैद्युत अपघटनी अपचयन करना है अपन को। तो याद रखना, अपचयन का मतलब है कि ऑक्सीजन का निकलना, और ऑक्सीजन जब निकलेगा तो ये किस में चेंज हो सकता है बेटा, ये चेंज हो सकता है एनिलीन NH2 में। तो अपन उत्पाद जो प्राप्त होगा अपचयन से, तो वो अपना प्राप्त हो जाएगा बेटा एनिलीन सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, किस जैव प्रतिरोधी की संरचना में नाइट्रो समूह एरोमेटिक केंद्रक से जुड़ा होता है। तो जैव प्रतिरोधी आपको पता है कि जैव प्रतिरोधी और उसमें भी नाइट्रो समूह है, आपको पता है ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, वो कौन सा है बेटा, पेनिसिलिन। ओके, तो इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप इसमें बता सकते हो कि इसके अंदर नाइट्रो समूह उपस्थित होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें बेटा, एलिजरीन जो रंजक है वो कौन सा रंजक होता है, तो एलिजरीन एक प्रकार से एंथ्रोक्विनोन रंजक होता है। ओके, तो ये सभी एक प्रकार से आपके लर्न बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अपने पास, निम्न में से कौन सा संगनित बहुलक नहीं है। तो निम्न में से कौन सा संगनित बहुलक नहीं है, तो संगनित बहुलक होता कौन सा है, तो संगनित बहुलक वो होता है बेटा जिसके अंदर कोई एक तो होता है संगनित और एक होता है बेटा योगात्मक, ठीक है। जिसके अंदर छोटा समूह है, अगर रिएक्शन करने पर अगर छोटा समूह जो है दो एकलक आपस में जुड़ते हैं और छोटा समूह अगर नहीं निकलता है, तो अपन कह सकते हैं कि वो कौन सा होता है बेटा, योगात्मक होता है। जिसमें छोटे समूह का अगर निष्कासन होता है, छोटे समूह का अगर निष्कासन होगा तो निष्कासन के दौरान कुछ क्या निकलेगा, SO2 गैस निकल सकती है, H2O निकल सकता है। तो कोई भी छोटा समूह अगर निकलता है तो वो प्रक्रिया कौन सी होती है, संघनन प्रक्रिया होती है, और उससे जो यौगिक बनता है वो होता है संगनित बहुलक। अब इसमें पूछा है कि नहीं है, तो नाइलॉन 66 तो अपने को पता है कि संगनित बहुलक होता है, ग्लाइपेल भी संगनित बहुलक होता है, लेकिन जो PTT है, PTEE ये अपना संगनित बहुलक नहीं है। तो अपना जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा बेटा, थर्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से इससे बहुलक के एग्जाम्पल हैं ये, इनकी संरचना के साथ आपको एक PDF, जैसे ये PYQ सीरीज खत्म हो जाएगी उसके बाद में अपन टॉपिक के अकॉर्डिंग अपन पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट जो टॉपिक का वेटेज रहेगा जेट के अंदर वो सब अपन सोल्व करेंगे। तो इस तरीके से अपने 2013 की PYQ सीरीज को अपन ने कंप्लीट किया। अब अगला जो नेक्स्ट जो PYQ सीरीज है वो 2014 के अपन स्टार्ट करेंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट अपन अगला नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।